अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज फौजी अदालतों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजावीज़ के बावजूद सियासी जमातों का डेडलॉक बरकरार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपनी तजावीज़ पेश कर दी हैं, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने अपनी तरामीम इस बिल के ऊपर पेश करनी है। मिलिट्री कोर्ट्स जनवरी 2015 में दहशतगर्दी के मुकदमात सुनने के लिए उस वक्त कायम की गई जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानया रोनमा हुआ। मिलिट्री कोर्ट्स अपनी 2 साला मियाद जनवरी 2017 में मुकम्मल होने के बाद से गैर फाल है। मिलिट्री कोर्ट्स के नाक़दीन कहते हैं कि इनकी कार्रवाइयों में कोई शफाफियत नहीं होती। मुलजिम को सजा के खिलाफ सिविलियन अदालतों में अपील का हक नहीं। फौजी अदालतों के जजेस के लिए कानून की डिग्री जरूरी नहीं। मुलजिम के एतराफ जुर्म का तनासुब 90% से भी जायद है। मुलजिम के खानदान को मालूमात फराहम करने का वाहिद जरिया सिर्फ ISPR है। मिलिट्री कोर्ट्स की एक बार फिर बहाली की सबसे ज्यादा मुखालफत PPP कर रही है। PPP इस बात से खौफजदा दिखाई देती है कि डॉक्टर आसिम केस को भी मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल कर दिया जाएगा। लास्ट टाइम भी हमें क्या कहा गया था कि जेट ब्लैक, और जेट ब्लैक में आ गया डॉक्टर आसिम, तो इसका तो कोई वो नहीं है, हम उम्मीद ही रख सकते हैं। हमने जो पीरियड सजेस्ट किया है दैट इज ऑफ 1 ईयर फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द डेट। अक्यूज को प्रोड्यूस करेंगे रिमांड के लिए, 24 घंटे में फेयरली प्रोड्यूस किया जाएगा रिमांड के लिए इन द कोर्ट, ताकि मिसिंग पर्सन्स की बात ना हो। अक्यूज को राइट होगा टू एंगेज अ काउंसिल लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस। प्रोविजंस ऑफ कानून शहादत 1984 शल अप्लाई। हुकूमत को हम फोर्स करेंगे कि वो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में भी चले, फंड्स भी प्रोवाइड करे प्रोविंसेस को, जुडिशरी को, ताकि वो नेशनल एक्शन प्लान को सबको देखें कि उसके क्या रिजल्ट्स हुए हैं और क्यों उसमें कमजोरियां हैं। PPP के बाद काफ लीग अपना बिल पेश करेगी, जिससे हुकूमत के लिए इस मसले पर इत्तफाक राय पैदा करने में मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज के अंदर मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली चौधरी महमूद बशीर विर्क ने हमें ज्वाइन किया है। आप मिलिट्री कोर्ट्स पर कायमा कमेटी का हिस्सा भी हैं और कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन भी हैं। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा। आपसे हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर तजावीज़ के ऊपर, और इनके साथ मौजूद हैं MQM के सेनेटर ताहिर मुशद्ददी साहब। आपसे हम पूछेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में MQM ने शिरकत क्यों नहीं की और इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। स्काइप लाइन से हमें ज्वाइन करेंगे कर्नल रिटायर्ड इनामुल रहीम साहब। आपने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन भी दायर की गई है। रुबीना जी, आपसे शुरू करती हूँ। 9 नुकात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सामने रखे हैं, ऐसा लगता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो उसका एक पंच था आपने हवाई उसके अंदर से निकाल दी है और आपने एक अटेम्प्ट किया है कि वो सिविलियन कोर्ट्स के अंदर तब्दील की जाए। तो अगर आप मिलिट्री कोर्ट्स की हमायत करते थे तो फिर एज इट इज उसको पास कर देते। ये जो तजावीज आप लेके आई हैं तो फिर उसे मिलिट्री कोर्ट्स का क्या फायदा? दिस बिकम्स लाइक रेगुलर कोर्ट्स देन, लाइक रेगुलर एंटी टेररिज्म कोर्ट्स। देखिए मुनज़्ज़े बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है मिलिट्री कोर्ट्स का, हमेशा से उसकी मुखालिफ रही है। ये अभी की बात नहीं है और मुखालिफ रहेगी, क्योंकि बेसिक ये जो आपके ह्यूमन राइट्स के मुनाफी हैं। लेकिन चूंकि आज से 2 साल पहले मुल्क में कुछ ऐसे हालात थे जो बामर मजबूरी और वो ज़रूरत थी उस वक्त की, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने जो आइडियोलॉजी थी उस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ किया और इसके और बल्कि वो एक हमने एक बड़ा अहम रोल अदा किया उनकी इंडोर्समेंट कराने में और वो उसको 21वीं तरमीम को पास कराने पे। लेकिन चूंकि 2 साल का अरसा अब गुजर गया, जो उसके सनसेट क्लॉज थे, और ये गवर्नमेंट को ये जवाब अभी तक इसका कोई तसल्ली बख्श दे नहीं पाई कि ये तो अभी एक्सटेंशन की बात तो अभी हो रही है ना। हम तो बहुत अरसा पहले से, और मुझे मुशद्दी साहब भी इसको इंडोर्स करेंगे कि इसके सनसेट क्लॉज के सेट होने से बहुत पहले हमने ये पूछना शुरू किया था कि हमें बताया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक कोई जो है गवर्नमेंट की वो सीरियसनेस नहीं थी
لیکن یہ اینڈ ٹائم پر آ کے سر پہ جو ہے نا تلوار لٹکا کے اور کہنا کہ بھی اب کر دیں، تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے۔ دوسرا بھی ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ملٹری کورٹس ہو سکتا ہے، ابھی وقت کی ضرورت ہے، لیکن جہاں ایک لیگل سسٹم کی اور جسٹس کے جو پرنسپلز ہیں اس کی اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے لیے لاء کی ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر ملٹری آفیسر نہیں بیٹھنا ہے اور ضرورت ہے ان کو بٹھانے کی، تو ساتھ پھر ایک ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، سپلیمنٹ کرنے کے لیے اور لیگل انفارمیشن دینے کے لیے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کے ساتھ سیشن یا ایڈیشنل سیشن جج بھی بیٹھ جائے۔ تو اس میں میں نہیں سمجھتی کہ کوئی نیگیٹو بات ہے، یہ اچھی ایک پوزیٹیوٹی کی طرف بات ہے۔ اور پھر وہی 24 گھنٹے کی اندر جو ہے ان کو لے کر آنا، جو بھی آپ نے گرفتار کی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسپیرنسی کی طرف جاتی ہیں، تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ پازیٹیو ہوگا، مگر طاہر صاحب آپ کی جانب آؤں گی تو پھر اینٹی ٹیررزم کورٹس کی طرح یہ ملٹری کورٹس بھی ہو گئے، تو پھر ملٹری کورٹس کا فائدہ کیا؟ یہ سوال تو اٹھایا جائے گا، اور آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو تجاویز پاکستان پیپلز پارٹی نے پیش کی ہیں، کیا آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ کی پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ There is a marked difference between anti-terrorism court اور یہ جو پی پی اے تھا، پاکستان یہ پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ، اور یہ لاسٹ ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے بہت لاسٹ منٹ تک میاں رضا ربانی، اعتزاز احسن صاحب اور میں نے ان کے ساتھ، ان کی ٹیم کے ساتھ ہم نے بہت چینجز کروائے تھے، اس میں بہت چینجز کروائے تھے کہ تھوڑا سا وہ جتنے بھی وائلیشن آف دی ہیومن رائٹس ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں، تو وہ ایک کنسنسس کے ساتھ پاس ہو گیا تھا۔ یہ جو ملٹری کورٹس یہ مانگتے ہیں، یہ صحیح مانگتے ہیں اپنی طرف سے، یہ گورنمنٹ اس کو مکس اپ کر جاتی ہے۔ فوج اس لیے مانگتی ہے کہ بہت سارے لوگ وہ اریسٹ کرتے ہیں جو پیور بلیک ہیں۔ پیور بلیک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وداؤٹ اے شیڈو آف ڈاؤٹ یہ ملیٹنٹس ہیں، ٹیررسٹ ہیں، درندے ہیں، وداؤٹ اے شیڈو آف ڈاؤٹ۔ تو یہ وہ لوگوں کے ساتھ کیا کریں؟ ان کو اگر سول لا اس کے ساتھ کریں گے تو ان کو کوئی پنشمنٹ نہیں ہوگی، وہ چھوٹ جائے گی۔ تو اس لیے یہ پی پی اے لایا گیا تھا۔ ملٹری کو وہ جو ہے اینٹی ٹیررزم وہ تو چلتی ہے، اور وہ آپ دیکھیں اس کو بھی مس یوز کیا ہے۔ ہم نے بہت اندیشہ تھا ہمارا کہ وہ کریں گے، طاہر صاحب سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو تیسری بڑی جماعت ہے، کیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ تجاویز اگر آپ ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر ہم ملٹری کورٹس کے اوپر آمادہ ہوتے ہیں کہ اس کو پاس کیا جائے اور اس کو پھر سے بحال کیا جائے، کیونکہ جب تک آپ لوگ حامی نہیں بھرتے تو تب تک سینٹ سے تو یہ پاس نہیں ہو سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر پرو عوام جو کچھ بھی کرے گی اور عوام کے مفاد میں ہوگا، پاکستان کے مفاد میں ہوگا، تو ایم کیو ایم ہمیشہ ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی دے گی، ہر پارٹی کو دے گی، چاہے مسلم لیگ نون اگر وہ کرے جو کہ عوام میں ہے۔ ہمارے اس میں جو ہے 4 مین پوائنٹس ہیں جو کہ ہم لوگ چاہتے ہیں۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی رائٹ آف اپیل ضرور ہونی چاہیے سپریم کورٹ میں، ابھی ریویو ہے، اپیل ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مانیٹرنگ ٹیم ہو، پارلیمنٹری مانیٹرنگ ٹیم جو ہے وہ پارٹ آف دی ایکٹ ہو۔ بعد میں یہ گورنمنٹ جو ہے وعدے کرتی ہے کبھی پورے نہیں کرتی، یہ پروف ہے ہمارے پاس، تو اس لیے ہم اس کو ٹرسٹ نہیں کرنے کے لیے تیار۔ ریلیجن اینڈ سیکٹ مسٹ بی مینشن، وداؤٹ دیٹ یہ جتنی بھی درندے ہیں، جتنے بھی دہشت گرد ہیں، جتنے بھی یہ ان ہیومن فینز ہیں، یہ سب کے سب کوئی سیکٹیرین یا کوئی ریلیجس اپنی طرف سے بنا کے وہ ہیں، تو اگر ان کو آپ کاٹ دو گے تو پھر آپ یہ قانون کس کے خلاف بنا رہے ہو؟ تو لاسٹ ہے کہ ریمانڈ ایبسولوٹلی فیملی کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کدھر ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا کرمنل ہو، اس کو رائٹ اس کی فیملی کو ٹورچر میں نہیں ڈالا جائے، اس کے ساتھ جو بھی کیا جائے وہ 4 آپ کے اس وقت ڈیمانڈز ہیں وہ آپ نے سامنے رکھ دیے ہیں۔
मैं चाहती हूँ कि मैं बात करूँ चौधरी महमूद बशीर विर्क साहब से भी। बशीर विर्क साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का। देखिए, ये कुछ सजेशंस हैं, कुछ प्रपोजल्स हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM आपको दे रही है। किस हद तक आपकी पार्टी जाएगी इनको अकोमोडेट करने के लिए? आपका शुक्रिया। मेरी हमेशा ये पॉलिसी रहती है कि जब किस मीडिया के सामने आए तो मैं एक पाकिस्तानी हैसियत से बात करूं, मुल्क के मफाद और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात की जाए। ये टाइम स्कोरिंग का मौका नहीं है। जो दहशतगर्द काम कर रहे हैं वो किस कानून के तहत कर रहे हैं, कौन से ज़ाब्ते के तहत कर रहे हैं। दहशतगर्द जो है वो स्ट्राइक ऐसी जगह पर करता है पूरा माशरा हिल जाता है, बच्चे औरतों को छोड़े पूरा मुल्क जो है एक लर्ज उठता है। उनको काबू करने के लिए हमें एक ऐसा अदारा चाहिए जिस तक वो कम से कम वो टारगेट ना उनको कर सके। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ एक जज साहब को, वो एक ट्रायल कर रहे थे एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, तो वो कहने लगे कि मुझे बहुत थ्रेट किए गए, मुझे कहा गया कि आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, और मैं इसके बावजूद वो ट्रायल करता रहा। एक दिन जब मुझे चिट्ठी मिली कि तुम्हारे बच्चे फलां स्कूल में पढ़ते हैं और ये उनका आने जाने का टाइम है, तो मैं उस वक्त मैं परेशान हो गया और मेरी जुर्रत जवाब दे गई। नहीं विर्क साहब, देखिए इसमें कोई बहस नहीं है, ना ही पॉलिटिकल पार्टीज आपसे बहस कर रही हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स की इस वक्त जरूरत है। वो सिर्फ ये तजावीज आपके सामने रख रही हैं। मेरा सवाल ये था कि आपकी पार्टी किस हद तक जाएगी इनको अकोमोडेट करने के लिए, नहीं तो फिर आप डेडलॉक की सिचुएशन में फिर से जाएंगे। मैं अर्ज करता हूँ ये पॉइंट स्कोरिंग है। पिछले 2 साल इन्हीं जमातों ने पूरे इकट्ठे होकर मिलिट्री कोर्स को अपनाया। अब क्या हालात बदल गए हैं, टेररिज्म खत्म हो गई है। फिर मैं ये भी बताऊं कि उन्होंने कहा कि इनकी कोई भी तजावीज आपकी हुकूमत को मंजूर नहीं होंगी। नहीं ये बात नहीं है। हम पहले तो मैं हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि किस हद तक आप इनको जो भी तजावीज हम इनको मुतमिन करेंगे, राइट ऑफ अपील भी उनको है ऑलरेडी, और फिर यह है कि एडवोकेट वकील करने का भी उसको पूरा हक हासिल है। उसके लवाकिन को भी पता होता है कि कौन सा ट्रायल हो रहा है। और फिर पिछले 2 साल में जितने वाकयात हुए हैं और जिन लोगों को सजाएं, आज तक कभी कोई आवाज़ उठी है कि किसी के साथ नाजायज हुआ है? मिलिट्री कोर्ट्स के जो ऑफिसर जिसको डिप्यूट किया जाता है वो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक उनकी ट्रेनिंग होती है, और मिलिट्री एक्ट में ऑलरेडी वो ट्रायल कर रहे होते हैं अपने पर्सनल का। लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिविलियन के लिए इख्तियार नहीं है उनको, तो ये दिया गया है सिर्फ टेररिज्म के लिए। मसलन ये तजावीज़ जो आई हैं, मोहतरम जरदारी साहब ने कहा है कि उन्होंने डॉक्टर आसम का साहब का जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि आसम साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ना कभी होना था, ना आइंदा कभी हो सकता है। आप सही कह रहे हैं महमूद विर्क साहब। मुझे इजाजत दीजिए, आपने बहुत अहम नुकात उठाए हैं। आपने कहा कि इस वक्त जिस तरह मिलिट्री कोर्ट्स का एक बिल है वो उसके जो ओरिजिनल फॉर्म है उसके अंदर भी ठीक है और कोई इस तरह की ज्यादती किसी के साथ नहीं हुई। तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कर्नल रिटायर्ड इनामुल रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की थी और केस भी करते रहे हैं। कर्नल इनाम साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर वाकई में किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं हुई और मुल्क में इस वक्त जरूरत है मिलिट्री कोर्ट्स की, तो फिर क्यों ना इसको उसके जो प्रेजेंट फॉर्म था, पुराना जो उसका फॉर्म था, उसी के अंदर इसको आगे किया जाए? आपको लगता है कि सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस तरह के विर्क साहब कह रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं? मुझे चौधरी महमूद बशीर विर्क साहब की बातें सुन के बड़ा दुख हुआ कि इतने इग्नोरेंट हैं, इनको पता ही नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है, ये पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, जब वो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई तो हम सबको एश्योर करवाया गया कि इनको काउंसिल करने का भी इख्तियार होगा और ट्रांसपेरेंट और फेयर ट्रायल होगा। लेकिन आप देखिए उन ट्रायल में क्या हुआ कि उसके अंदर जितने लोग सजा हुए हैं उनमें किसी एक केस में भी कोई काउंसिल को जाने की इजाजत नहीं थी। उनकी फैमिलीज को भी नहीं पता था जहां कहां पर ट्रायल हो रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर 3,500 लोग अभी तक लापता हों और इंटर्नमेंट सेंटर्स के अंदर मौजूद हों, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये जस्टिस जावेद इकबाल साहब की रिपोर्ट है। और हर महीने 5 से 10 डेड बॉडीज इंटर्नमेंट सेंटर्स में से आती हैं और उनका आज तक किसी ने नहीं बताया वो कैसे फौत हो गए, कोई उसकी इंक्वायरी नहीं होती। वहां पर आपने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई
और उनको काउंसिल करने का इख्तियार नहीं था, उनके पेरेंट्स को इतला नहीं थी। यही लापता लोग थे जो 5-5, 6-6 साल से एजेंसियों के पास थे। उनके बारे में ISPR हमें बता दिया कि जी फलां धमाके में पकड़ा गया और हमने उसको डेथ पेनल्टी दे दी है। और मैं महमूद वर्क साहब की बात से और भी अफसोस मुझे हो रहा है, वो फरमा रहे हैं कि जनाब उनकी अपील भी थी, उनकी अपील भी मिलिट्री कोर्ट ही अपील के अंदर थी। आप मिलिट्री कोर्ट के सिस्टम का भी नहीं पता। अफसोस की बात है कि मिलिट्री कोर्ट में जब सजा हो जाती है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस सजा को कंफर्म करते हैं। उस कंफर्मेशन के बाद उस शख्स को हक होता है अपील करने का, तो वो अपील हो कोई और मेजर जनरल या ब्रिगेडियर सुनते हैं। तो आपका क्या ख्याल है? हमने इसलिए इसको चैलेंज किया था कि जिस सजा को आर्मी चीफ कंफर्म कर देंगे, कौन ब्रिगेडियर फौज का ऐसा है जो मेजर जनरल है जो सजा को फिर रिवर्स करेगा? वो तो कोई रिवर्स करेगा ही नहीं। और देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। मगर इस वक्त कर्नल इनाम साहब मुझे वक्फे पे जाना है, मुझे एक वक्फे पे जाना है। सिर्फ ये बता दीजिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तजावीज पेश की हैं, क्या आपके तहफ्फुज़ात उससे दूर हो जाते हैं? ये मेरे नजदीक ये इंतहाई मुनासिब तदाबीर है, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने जब मार्शल लॉ लगाया था, उन्होंने एंटी करप्शन कोर्ट बनाई थी जिसमें एक ब्रिगेडियर और हाई कोर्ट के जज होते थे कि 2 बंदे बैठ के सुनेंगे ताकि दोनों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। तो उस लिहाज से ये मुनासिब है कि एक सेशन जज हो जो लॉ क्वालिफाइड हो, उसके साथ आर्मी अफसर बैठे, वो भी हमारे भाई हैं, मुआशरे का हिस्सा है। और जब वो होंगे तो ट्रांसपेरेंसी होगी। एक एडवोकेट वहां पेश होगा, उसको पता होगा कि व्हाट आर दी चार्जेस। यहाँ तो ये हो रहा है कि उनको चार्जेस भी नहीं पता कि उनके खिलाफ यहाँ पे कर्नल इनाम साहब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एक वक्फा लेना है, मगर वक्फे के बाद हम बात करेंगे कि इस वक्त जो हुकूमत है क्या वो मजीद डेडलॉक की तरफ जा रही है मिलिट्री कोर्ट्स को लेके, या कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर किसी ना किसी किस्म का कंसेंसस हो जाएगा। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तजावीज लेके आई है उसके ऊपर कोई अमल दरामद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। विट साहब आपकी जानिब आऊंगी, इसलिए चूंकि आज सुबह इसाक डार साहब ने जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये वाज़े तौर पे कहा था कि जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तजावीज़ पेश की है उसके ऊपर मुशावरत करेंगे, मगर आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुशावरत की कोई गुंजाइश नहीं है इस वक्त। नहीं, मैं तो अपना ज़ाती नुक्ता नज़र पेश कर रहा था। यकीनन गुंजाइश है और हम बात करेंगे और ये मोहतरम जमातें हैं और इनकी लीडरशिप को मुतमिन करेंगे। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल से जो मिलिट्री कोर्ट्स आई हैं इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको इजाज़त दी थी, और आइंदा भी इंशाल्लाह ये मुल्क के मफाद में कंसीड करेंगे। जहाँ कहीं इनको कोई खदशा है वो पॉइंट आउट करें तो उस पर बात की जा सकती है। लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स जो इन्होंने दिए हैं वो ऑलरेडी, मैं जिसमें बात ख़ास तौर पर कह रहा हूँ कि वकील करने का अख्तियार दिया जाए। वकील ऑलरेडी अख्तियार करते हैं और कर्नल साहब मिलिट्री कोर्ट्स में पेश होते रहे मुलजमों के वकील बनकर। मैं ये पेश नहीं हुआ, मैं किसी और वकील को ये नाम बता दें। प्लीज आप ISPR से पूछिए कि किसी एक वकील का नाम बताइए जो मिलिट्री कोर्ट में पेश हुआ। मैं आपका नाम ले रहा हूँ, मैंने अखबारात में पढ़ा है कि आप वकील मैं किसी मिलिट्री कोर्ट में पेश नहीं हुआ। आप मिलिट्री कोर्ट अच्छा चले वो इस बात को कंफर्म करें, कह रहे हैं कि जी मैं किसी भी मिलिट्री कोर्ट में पेश नहीं हुआ, ये उनका मौका कह रहे हैं जी। बहरहाल वो तो ये भी कहते हैं कि उनके खिलाफ सबूत भी नहीं होता था और ये वगैरह 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 जितनी बातें की हैं। मैंने तो अखबारात में पढ़ा कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में पेश होते रहे और कुछ मुलजमों को बात दरअसल ये है कि उनके खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में हमने जाकर बताया कि वहां तो कोई वकील पेश ही नहीं हुआ और कोई चार्जशीट तक भी नहीं दी गई, कोई ट्रायल प्रोसीडिंग भी नहीं दी गई। असल में देखिए असल में विट साहब वो मिलिट्री कोर्ट्स में पेश नहीं हुए, वो हाई कोर्ट में पेश होते रहे। मैं सिर्फ रिकॉर्ड को जरा बात मान लेता हूँ, लेकिन चूंकि कर्नल साहब वकील हैं तो मैं से उनको गुजारिश करूंगा कि आर्मी एक्ट में ये प्रोविजन मौजूद है कि वो अपना मर्जी का वकील कर सकता है। आर्मी एक्ट में ये प्रोविजन मौजूद है। प्लीज मेरी बात सुने। आर्मी एक्ट में प्रोविजन मौजूद है कि एविडेंस एक्ट अप्लाई करेगा, वो अपनी सफाई दे सकता है। और लेकिन जनाब ये बात तो आइन में भी दी हुई है और आर्मी एक्ट में भी दी हुई है, लेकिन दोनों पर अमल नहीं हुआ। ये बात मैं दावे से कह रहा हूँ। बहुत सारी बातों में अमल नहीं होता, जिसका मतलब ये तो नहीं कि कानून गलत है। कोर्ट में पेश हुआ है, मैं आज ही विड्रॉ कर जाऊंगा। वो देखिए ना, वो तो आम अदालतों में भी बेशुमार चीजों पर पॉइंट आप कर सकते हैं कि वहाँ वो उन्होंने अमल नहीं किया। जहाँ तक उसके कन्फेशन का मेरा ख्याल है
विर्क साहब, बात असल में ये है कि बहुत सारी चीजें होनी थी मगर वो हो नहीं पाई। रुबीना खालिद साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि क्या गुंजाइश है कि मुशावरत के जरिए आपके जो 9 नुकात हैं उसके ऊपर 1 या 2 के ऊपर हुकूमत मान जाएगी? क्योंकि इस वक्त विर्क साहब ये कह रहे हैं कि जरूरत है, और जो पहला ही कानून था वो भी बिल्कुल ठीक था, मुनासिब था। देखिए, बात ये है कि मुशावरत के बगैर तो ये आगे चलना मुमकिन ही नहीं है। मुशावरत बहुत ज़रूरी है, और ये ऐसा एक मसला है मुनज़्ज़े कि ये पूरी कौम का मसला है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है वो पूरी कौम बशमूल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ये हम सब मिल के लड़ रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी सबकी है, सब अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं और निभाएंगे भी। लेकिन इन द प्रोसेस जो क्वेश्चंस उठते हैं, जो हमें तसल्ली चाहिए, वो हमें मिलनी चाहिए। और इसी सिलसिले में देखिए, ये नहीं है ना कि अगर जिस तरह आप सारा साल ना पढ़ें और एंड में जो है इम्तिहानों के दिन जब आ जाएं तो आप फिर वो जो मिलती हैं बाजार में, क्या कहते हैं उसको, खुलासे और गाइड्स, और उससे लेके जो है वो जल्दी जल्दी करें कि जी अब पर्चे में पास होना है तो हम ये जो है ये गाइड्स पढ़ लें तो फिर पर्चे की तैयारी कर लें। इस तरह से नहीं होता। हमें जो है ये 2 साल में जो हमने नहीं देखे, हम तो यही पूछ रहे हैं कि 2 सालों में जो हमने अपना लीगल सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन करना था, वो क्यों नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ। और अगले भी जो अगर हम साल की एक्सटेंशन दे रहे हैं या 2 की दे रहे हैं या 3 की दे रहे हैं, तो ये देखिए ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पुलिस ऑर्डर जो है वो सिंध भी कर सकती थी, बेहतर कर सकती थी, तरमीम ला सकती थी। बिल्कुल, मगर वो नहीं हुआ। पंजाब के अंदर भी नहीं हुआ, सिंध के अंदर भी नहीं हुआ, किसी हद तक केपीके में हुआ। देखिए, मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं इसीलिए तो मैंने स्टार्ट में बात इसी से शुरू की कि ये एक कौमी मसला है, ये किसी पॉलिटिकल जमात का जो है ना उसके ऊपर उसको पॉइंट स्कोरिंग करनी है, क्योंकि ये सबकी तकलीफ है। अगर कहीं भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो वो सारे मुल्क के लिए एक गम का, एक तशवीश का बायस बनता है। वो इसलिए इसको, मगर आपकी पार्टी इस वक्त मौलाना फजल रहमान के साथ भी तो राब्ते बढ़ा रही है ना। देखिए, मौलाना फजल रहमान के साथ राब्तों का तो मेरे कोई इल्म में नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब जेट ब्लैक टेररिज्म की, जिस तरह मुशद्दिद साहब ने कहा, जब जेट ब्लैक टेररिज्म की बात करते हैं तो फिर जेट ब्लैक टेररिज्म मींस जेट ब्लैक टेररिज्म। फिर आप उसके अंदर जो है ना ग्रे एरियाज अगर ढूंढेंगे, और अगर दहशत, देखिए मैं हमेशा से ये कहते आई हूँ कि जो करप्शन की जंग है वो भी एक बहुत ज़रूरी जंग है, उस मुल्क में हमें लड़नी है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को जब आप आपस में जोड़ेंगे, जैसे कि हमने माजी में देखा है, तो जो गुड और बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट था मुनज़्ज़े, आज तक हम उससे बाहर नहीं आ सके, क्योंकि वो गुड और बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट बना के एक ग्रे एरिया क्रिएट किया गया, जिस ग्रे एरिया की वजह से बहुत लोगों ने इसका फायदा उठाया। जो असल मुजरिम थे वो कहीं और बैठे हैं और अपनी अपनी कार्रवाइयों में लगे हुए हैं। तो यही हम समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए। हमारी लीडरशिप समझती है कि इसकी डेफिनेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए, ताकि इसमें जो करप्शन अपनी जगह एक नासूर है इस मुआशरे का, लेकिन करप्शन को जोड़ देना कि ये करप्शन जो है वो दहशतगर्दी के साथ जुड़ी हुई है, ये इस जो चीज को है इससे ग्रे एरिया पैदा हुआ है। और अगर इसको मजीद किया गया तो उसमें बहुत सारे लोगों के लिए छूट हो जाएगी, और जो असल मुजरिम है उन पे आप हाथ नहीं डाल सकेंगे। ठीक है, मुशद्दिदी साहब ये बताइए कि जिस तरह रुबीना साहिबा ने कहा कि जी जेट ब्लैक टेररिस्ट जो है उसको डिफाइन करना चाहिए कि एग्जैक्टली जेट ब्लैक टेररिस्ट क्या है। मगर अगर आप पंजाब का देखें, जहां रेंजर्स को इख्तियारात मिले गए हैं, वहां पे जेट ब्लैक टेररिस्ट वो भी हैं जो सहूलतकार जिनको कहा जाता है, जो टेररिस्ट को घर में पनाह देते हैं, जिस तरह के डॉक्टर आसिम के ऊपर एक इल्जाम लगा है, या कि उनके सहूलतकार बनते हैं। अब आप ले लें कि अगर किसी को नहीं मालूम कि जी उनके घर में कोई बंदा रह रहा है वो टेररिस्ट है या नहीं है, अगर उनको भी जेट ब्लैक टेररिस्ट कहा जाए तो क्या ये सही होगा? यही बहुत ही नाजुक पॉइंट आपने टच किया है। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं एक आईनी तरमीम, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। जब आप ये करते हैं तो देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट किसी भी लेजिस्लेशन में। लेजिस्लेशन पे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारी कल्चर है, हमारी ट्रेडिशंस हैं, हमारी एक द वेरी रीज़न फॉर आवर बीइंग है, वो सब कंसिडर करना पड़ता है। और जब अपोजिशन जो है वो उतनी ही लॉयल होती है
टू द स्टेट जितनी गवर्नमेंट लॉयल होती है। कोई किसी का ठेका नहीं है लॉयल्टी है टू द स्टेट, तो ना किसी का ठेका है लॉयल्टी टू द पीपल। तो अगर हमारे लोग ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM फाइट कर रही है, हम अपने बुनियादी हकूक को सेफ गार्ड करने के लिए और पाकिस्तान की ज़रूरत के लिए, हम भी उतना ही पाकिस्तान के साथ प्यार करते हैं जितना कोई और दूसरा करता है, मगर हम ये चाहते हैं कि जो कानून बने वो कानून ऐसा फूल प्रूफ हो टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। आज तक कोई लेजिस्लेशन 100% अच्छी नहीं हुई, 100% ठीक नहीं हुई, उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट वाली लेजिस्लेशन में भी बहुत कोशिश हुई, बहुत कुछ हमने अचीव किया, बहुत कुछ गवर्नमेंट ने हमें कंसीड किया, हमारे साथ बहुत सारे पॉइंट्स गवर्नमेंट ने एग्री किया था। तो अभी हम चाहते हैं कि उसको हम बेटर करें। बेटर करने के लिए उसमें आपके लिए जो है ना, ये आप पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, पावर ये जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं ना। अच्छा मुजद्दिदी साहब, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे यहाँ पे एक वक्फा लेना है। आपने एक बात कह दी है, मुझे उस बात को आगे लेके जाने दें। आप अगर वो डिसिप्लिन रहें, अगर वो कमांडेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर्स रहें, तो वो वंडरफुल फोर्स होते हैं। अगर उनको लेट गो किया जाए तो वो मॉब हो जाता है, आर्म मॉब हो जाता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये शूट ऑन साइट और ये वो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुशद्दिदी साहब, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पिकअप किया है। इस वक्त नाजरीन आपको शायद मालूम ना हो, चूंकि ये बहुत बारीकियों में हम जा रहे हैं, मगर पंजाब के अंदर इस वक्त रेंजर्स को शूट ऑन साइट का ऑर्डर है। कोई भी इंसान उनको मशकूक लगे तो उनको ये इख्तियार दे दिया गया है कि उसको वहीं पे शूट कर दिया जाए। सवाल ये है कि मशकूक इंसान कौन होगा, इसका तयन कौन करेगा, और अगर कोई इनोसेंट, कोई मासूम कत्ल हो जाता है खुदा ना खास्ता, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पे हम सवाल करेंगे अपने हुक्मरानों से एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक वीर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, ब्रेक से पहले जिस तरह के मैंने बताया कि इस वक्त पंजाब के अंदर रेंजर्स को शूट ऑन साइट ऑर्डर्स हैं, तो ये क्या सोच के आपने ये इख्तियारात उनको दिए? चूंकि रेंजर्स की जो कारकर्दगी रही है कराची के अंदर, बहुत से लोगों ने उसको सराहा भी है, मगर बहुत से लोगों ने उसके ऊपर सवालिया निशान भी उठाया, खासतौर पर आपके जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के अंदर। देखिए जी, पंजाब में जो रेंजर्स को इख्तियारात दिए गए हैं, इसकी भी एक पस मंज़र है कि बार बार कहा गया था कि रेंजर्स को पंजाब में क्यों नहीं इख्तियार दिए गए। अब दिए गए हैं तो जो आपने फरमाया कि शूट ऑन द साइट, कानून में, मिलिट्री एक्ट में और किसी भी ज़ाब्ते के लिहाज से एक इंडिविजुअल को ये हक नहीं दिया जा सकता कि अपनी मर्ज़ी से शूट कर दे। सेल्फ डिफेंस में कर सकता है, और अख्तियार या क्रिमिनल कोई ऐसा कार्रवाई कर रहा है, क्राइम कर रहा है, उसको रोकने के लिए किया जा सकता है। और जिन लोगों ने ये गैर कानूनी तौर पर शूटिंग की है, कराची में वाक़या हुआ 302 के मुलजमान, वो शायद अभी तक जेल में है, यहाँ इस्लामाबाद में हुआ है, वो जेल में है। लेकिन मकसद ये है कि हर आदमी अपनी अथॉरिटी को मिस यूज़ करता है। उसका ये मतलब नहीं है कि हुकूमत नहीं, मगर सर जब आपको पता है कि वो मिस यूज करते हैं, कता कलामी माफ, तो इसके अंदर जिस आर्टिकल 88 1997 सेक्शन 4 सेक्शन 10 के तहत आपने दिया है, तो कोई भी इंसान अगर रेंजर्स को मशकूक लग रहा हो तो वो उसके खिलाफ शूटिंग कर सकता है। अब जो आए दिन ये खबरें आती कि इनकाउंटर हो गया, हमें क्या मालूम कि जी इनकाउंटर किसका हुआ, कैसे हुआ, और क्या वो बंदा वाकई में मशकूक था भी कि नहीं था। आपने उसके कोर्ट में उसको पहले डिक्लेयर्ड, आपने उसको पहले ही सजा दे दी, इससे पहले कि ही वाज डिक्लेयर्ड गिल्टी। आपने जो बात की है बड़ी अच्छी की है कि ये पुलिस मुकाबले में और शूट ऑफ द साइड मारा गया और पता नहीं था भी कि नहीं, उससे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है कि मिलिट्री कोर्ट हो जहाँ वो अपना मौक़िफ़ बयान कर सके। कहने का मकसद ये है कि हमें जो हालात हैं मौजूदा, मैं पार्लियामेंटेरियन जो मेरे साथ बैठे हैं, मैं इनका अदब से एहतराम करते हैं, इनके व्यूज़ को मैं जांचा है कि ये दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें मिलकर सोचना चाहिए कि तरीक़ेकार क्या होगा। हमें गौर करना चाहिए कि हमें क्या कितने इख्तियारात देने हैं, कितने नहीं देने। इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज बैठ कर पार्लियामेंट में एक समझौते के तहत एक मौक़िफ़ अख्तियार करेंगी। लेकिन यहाँ सवाल है कि मौजूदा हालात जो चल रहे हैं माशरे में,
آیا یہ تقاضا کرتے ہیں. نارمل عدالتیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ نارمل عدالتوں کا جو رویہ ہے اور جس طرح یہ کرمنل دندناتے ہیں, میں نے خود جانچا ہے اور دیکھا ہے کہ کرمنل جو ہے اس کی تفتیش کرتا ہے, پولیس افسر جو ہے وہ اپنے چیئر پر نقاب ڈال کر تفتیش کرتا ہے کہ مجھے صحیح پہچان کہہ نہ رہے لے. ہیں, چونکہ وقت کم ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ کا موقف پورے طریقے سے آئے. میں آپ سے ایک اور سوال کر لیتی ہوں پھر میں آگے بڑھتی ہوں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے تھے. جو تجزیہ نگار ہیں, ایکسپرٹس ہیں, سیکیورٹی ایکسپرٹس, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی جو سویلین ادارے ہیں جس طرح کے پولیس کے ادارے ہیں آپ اس کے اندر ترمیم کر سکتے تھے. آپ نے ابھی تک جتنے بھی آپ نے دیکھا ہوگا لاہور ہائی کورٹ کی آج ہی ایک آبزرویشن آئی ہے, منصور علی شاہ کی آبزرویشن آئی ہے جس کے اندر کہا ہے کہ پنجاب میں پولیس کو پورے طریقے سے پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کارکردگی اچھی نہیں رہی. تو آپ کے پاس یہ آپشن بھی تو تھا کہ جو موجودہ آپ کے پاس سیکیورٹی ایجنسیز ہیں سویلین جن کے پاس چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہیں, آپ ان کے اختیارات میں اضافہ کرتے. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ سویلین ادارے اور ججز اور تمام ادارے جو ہیں قانون کے مطابق کام کریں تو پھر تو مسئلہ ختم ہو جائے. آپ دیکھیے نا کہ ترقی یافتہ ممالک میں, آپ نے ہی تو کرنا ہے. میں عرض کرتا ہوں لوگوں کا جو معیار ہے اپنی کردار کا وہ اس حد تک وہ پامال ہو چکا ہے کہ کسی کو کسی پر اعتماد ہی نہیں رہا. کیا کیا جائے؟ اور پھر یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہوئے گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. کوئی واقعات ہو جاتے ہیں نا, یہ آپ ٹیررسٹ کی بات کر رہے ہیں, عام کرائم کا مرڈر ہوتا ہے, کوئی آدمی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں, لوگوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. اچھا یہ سارے پرابلم ہیں. روبینہ جی آپ کی جانب آؤں گی, چونکہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, مگر روبینہ جی پھر اس کا کوئی نہ کوئی توڑ تو ہوگا, پروونشل لیول پہ بھی تو ہوگا نا. آفٹر آل قانونی شہادت کے اندر آپ بھی ترمیم لا سکتے تھے, سندھ کے اندر لا سکتے تھے. کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی توجہ اس طرف گئی نہیں جب سے سب سے بڑا ایشو خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے لیے تو ٹیررزم ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بے شک یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایشو ہے, اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلا ہے. میرے خیال میں جو نیشنل ایکشن پلان تھا وہ ایک فیڈریشن کا جو تھا پلان تھا جو کہ امپلیمنٹ ہونا تھا, اس کے کافی سارے نکات تھے اور فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا تھا. میں مطلب یہاں پہ میں کہنا نہیں چاہتی, لیکن یہ ہے کیونکہ جب ہمارا دور حکومت تھا پچھلا تو ہم نے تب بھی حالانکہ ہماری پاس فل سپورٹ نہیں تھی پولیٹیکل پارٹیز کی, اے این پی اور ایم کیو ایم کچھ جماعتیں ایسی تھیں جو کہ بڑی کلیئر تھیں آن دا ایشو آف ٹیررزم, اور وہ کھل کے بات کرتی تھیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کی, جس کی ان کو پھر سزا بھی دی گئی جس طریقے سے ان کو الیکشن پروسیس سے باہر رکھا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ اب کس بات کا خوف ہے؟ روبینہ جی چونکہ میں طاہر صاحب کو بھی انکلوڈ کروں گی, آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ اب وقت ہے, اب آپ لوگ کون سا چیکس اینڈ بیلنسز اس حکومت کے اوپر رکھیں گے کہ کم از کم پروونسز کے اندر آپ کا کوئی ارادہ بھی ہے کہ جو آپ کی موجودہ سویلین سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو آپ زیادہ طاقتور کریں؟ بالکل میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو وہ صرف موازنہ اس لیے بتا رہی تھی کہ اب تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ساری پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں بشمول یہ خود جو کہ پچھلی گورنمنٹ میں یہ نہیں تھے, اب یہ کلیئر ہے کہ بھئی ہم نے اس دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے, کوئی گڈ بیڈ نہیں ہے, سب جو ہیں وہ برے ہیں. تو اس کے لیے پوری سپورٹ ہے, 200% سپورٹ ان کو ہر پولیٹیکل پارٹی کی ہے. تو یہ تو خود تو آگے بڑھیں, یہ جب بڑھیں گے اور لیکن جب بڑھیں طاہر صاحب آپ کی جانب آؤں گی, کیا اس کے اندر صرف پی ایم ایل این لیڈ لے سکتی ہے؟ کیا آپ کی پارٹی جو تیسری بڑی جماعت ہے یا پیپلز پارٹی, آپ لوگ اس کے اندر کچھ کر سکتے ہیں, کچھ پیش رفت کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو فل سپورٹ کیا ہوا ہے حکومت پاکستان کو, پیپلز پارٹی نے, اے این پی نے, ایم کیو ایم نے, جنہوں نے زیادہ تر ان کو فیس بھی کیا ہے اور بلک آف دا ہیڈ. بٹ پرابلم یہ ہے کہ فوج کو آپ ایز اے میلڈ فسٹ استعمال کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنا شاک ایکشن کے لیے, اور ملٹری کورٹس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے کتنا بھی اچھا کام وہ کریں اور کتنا بھی وہ افیکٹو ہوں, مگر وہ تھوڑی دیر کے لیے ہیں, تو ان کو بیسٹ پاسبل قانون دے دیں. اس کے بعد آپ کا پرابلم آ جاتا ہے سویلین گورنمنٹ کا. یہ جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس تو پولیٹیکل ول ہے ہی نہیں, یہ تو ایکشن پلان کو نان ایکشن پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے پورا ان کو 100% سپورٹ کیا
اور کرتے رہیں گے، مگر انہوں نے 20 میں سے ایک بھی پوائنٹ کے اوپر ایکشن نہیں لیا نہ